प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मेघ दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड में राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रिटेन के विधि के शासन के बारे में बताया था और साथ में आपको विधि के शासन की विशेषताएं भी बताई थी। आज के अध्ययन में हम ब्रिटेन की दल प्रणाली का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम राजनीतिक दलों का महत्व, राजनीतिक दलों से अभिप्राय और ब्रिटेन दल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल एक आवश्यक अंग है। राजनीति शब्द का उच्चारण करते समय हमें उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि अलंकृत होती दिखाई पड़ती है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों ना रहा हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि दलों को शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होती है। एक विचारक मुनरो के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है, और ब्राइस के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र कैसे चलाया जा सकता है। यानी कि आज की संवैधानिक व्यवस्था का सार यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबंध रहता है। संसद और कार्यपालिका, सरकार और व्यवस्थिका केवल संवैधानिक आवरण है। वास्तव में तो शक्ति का उपयोग ही दल करते हैं। इसी कारण ह्यूबर ने कहा है कि लोकतंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के समान है। अब हम राजनीतिक दल की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक दल से अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दल ऐसे लोगों की संस्था है जो कुछ विशेष सिद्धांतों पर, जिनमें सबकी सहमति होती है, और अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा एक साथ मिलकर राष्ट्रीय हितों का कार्य करते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दलों के लक्षणों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, दल के सदस्यों में स्पष्ट सिद्धांत है और नीतियों के संबंध में सामान्य सहमति होनी चाहिए। नंबर 2, उसके सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करने चाहिए। नंबर 3, दल के पास सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार के लिए कोई ठोस कार्यक्रम भी होना चाहिए। नंबर 4, दल के सदस्य शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्याशी होना चाहिए। नंबर 5, सार्वजनिक हित की भावना से प्रभावित होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बिंदु, दल के पास अपने अनुशासन संबंधी नियम भी होने चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दलों के सदस्यों के मध्य सैद्धांतिक और नीतियों के संबंध में सामान्य सहमति होने के साथ साथ उनमें एक इकाई के रूप में कार्य करने के लक्षण भी हो, और उनके लिए एक ठोस कार्यक्रम जिसके आधार पर वो अपने दल का संचालन करना चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम भी निश्चित होना चाहिए। और उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी होने चाहिए, और सार्वजनिक हित की भावना से वो प्रभावित हो या राष्ट्रीय हित की भावना से वो प्रभावित होने के साथ साथ एक दलीय अनुशासन में भी रहने चाहिए। इस प्रकार हम राजनीतिक दलों से अभिप्राय ये मानते हैं कि राजनीतिक दल उन समूहों को या लोगों के उन समूह को कह सकते हैं जिनकी एक जैसी सोच हो, एक जैसे हित हो, और जिनमें अनुशासन का भाव हो तथा जो स्पष्ट सिद्धांत और नीतियाँ लेकर चलते हों। आइए अब हम ब्रिटेन में दल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन में दल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। ब्रिटेन दल प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है नंबर 1, द्विदलीय प्रणाली। ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 दल हैं, एक सरकार बनाता है तथा दूसरा विपक्ष में बैठता है। अन्य दलों का महत्व बहुत कम रह गया है। ब्रिटिश राजनीति में सदैव
दो दलों की ही आवाज़ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो दल प्रणाली है उसकी सर्वप्रथम विशेषता या प्रमुख विशेषता द्विदलीय प्रणाली है। नंबर 2, कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर रहता है। कोई सदस्य दल के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। वहाँ आसानी से दल बदल भी नहीं होता है और संसद सदस्य दल की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। नंबर 3, कठोर संगठन। ब्रिटेन में संगठन बड़ा कठोर है, नियंत्रित है और केंद्रित है, यानी ऊपर से नीचे तक केवल संगठन के अनुसार ही कार्य होता है तथा एक ऊपर से नीचे तक लिंक बना रहता है और दल की निम्न इकाइयों पर उच्च इकाइयों का नियंत्रण बना रहता है। नंबर 4, सैद्धांतिक मतभेद। ब्रिटेन के दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद पाया जाता है। अनुदार दल दक्षिणपंथी है तथा रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक है, जबकि श्रमिक दल वामपंथी तथा परिवर्तन में विश्वास रखता है। इस प्रकार ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता जानते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इंग्लैंड में 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। नंबर 1, अनुदार दल, नंबर 2, उदार दल, नंबर 3, श्रमिक दल। अब हम इन तीनों ही दलों का वर्णन या अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में अनुदार दल टोरी दल के कहा जाता था या आजकल इसे अनुदार दल या रूढ़िवादी दल भी कहते हैं। यह दल परंपरागत संस्थाओं, प्रथाओं व विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है। धीरे धीरे यह परिवर्तन चाहता है और इस दल को धनिकों, जमींदारों, पादरियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों आदि का समर्थन भी प्राप्त है। इस दल का प्रमुख नीति और सिद्धांत है कि प्राचीन सामाजिक ढांचे को यथासंभव ज्यों का त्यों बनाए रखना और पूंजीवाद तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषक है। यह दल औद्योगिक निगमों, बैंकों तथा शराब के व्यवसायियों के हितों का संरक्षण चाहता है। यह क्राउन, लॉर्ड सभा, चर्च तथा गैर सरकारी संपत्ति को बनाए रखना चाहता है। अनुदार दल संपत्ति पर निजी स्वामित्व चाहता है और इस नीति में विश्वास भी रखता है कि सरकार को आर्थिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह मुक्त व्यापार का समर्थक भी है। इस प्रकार अनुदार दल को रूढ़िवादी दल भी कहते हैं। अनुदार दल उग्र राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है और दक्षिणी अफ्रीका के गोरे शासन की उसने सदा हिमायत की है। इस प्रकार अनुदार दल के संगठन में प्रमुख अंग नेशनल यूनियन, दलीय संगठन, सभापति, संसदीय दल और नेता, प्रांतीय परिषदें, निर्वाचन क्षेत्रों के संघ और अनेक परामर्शदायी समितियां हैं। इस प्रकार अनुदार दल को रूढ़िवादी दल भी हम कह सकते हैं। अब हम दूसरे दल उदार दल की बात करेंगे। उदार दल बहुत पुराना है और उसका अनुदार दल के साथ ही अभ्युदय हुआ है। पहले इसको व्हिग पार्टी कहा जाता था, परंतु 1857 में यह लिबरल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और उदार दल का प्रभाव अब घट गया है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह दल समाप्ति हो जाए। अप्रैल 1992 के कॉमन सभा के चुनावों में उदारवादी दल को 20 सीटें प्राप्त हुई, जबकि पूर्व में उसे 22 स्थान प्राप्त थे। उदार दल प्रारंभ से ही अनुदार दल का प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी रहा है। इसने प्रारंभ से ही जनता की सत्ता पर बल दिया है और मताधिकार के विस्तार के लिए कार्य किया है। यह क्राउन के विशेषाधिकारों तथा प्राचीन परंपराओं के पक्ष में नहीं रहा। राज्यवाद का विरोधी होने के कारण उदारवादी दल ने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार और उद्योग का समर्थन किया, किंतु बाद में दल के लोकप्रिय तत्वों ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया और उदारवादी दल जहां एक और पूंजीवादी का विरोध करता है, वहां दूसरी ओर राजकीय समाजवाद की अति को भी पसंद नहीं करता। इस दल के समर्थकों में अधिकांश साधारण आय वाले व्यक्ति और कुछ धनी व निर्धन व्यक्ति भी हैं। उदार दल का कहना है कि कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों को हाथ बटाने का अधिकार मिलना चाहिए। आयात निर्यात पर प्रतिबंध का वह विरोधी है। उदार दल मुक्त व्यापार में विश्वास रखता है पर व्यावसायिक एकाधिकार के विरुद्ध है। श्रमिक दल की लोकप्रियता के कारण उदार दल का महत्व घट गया है। यह अनुदार दल की अपेक्षा प्रगतिशील है, किंतु श्रमिक दल की सीमा तक बढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसके अधिकांश सदस्यों ने अनुदार या श्रमिक दल अब स्वीकार कर लिया है। इसका कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है
और यह पूंजीवाद तथा समाजवाद के मध्य मार्ग अपनाता है। इस प्रकार उदार दल बहुत पुराना है और यह केवल उदारी दल पूंजीवाद का विरोध करता है। अब हम श्रमिक दल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। श्रमिक दल का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन का परिणाम था और 1899 में ट्रेड यूनियनों, समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ व अन्य समाजवादी संगठनों के सम्मेलन ने एक श्रमिक प्रतिनिधि समिति का नियुक्त की, जिसने सन 1906 में श्रमिक दल का नाम धारण किया और 1918 में दल के लिए एक संविधान बनाया गया जो अभी तक प्रचलित है। इसलिए 1950 में दल के सचिव मॉर्गन फिलिप्स ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि ब्रिटिश समाजवाद साम्यवादी ढंग का नहीं अपितु मेथोडिज्म की पद्धति पर आधारित है। इसके नीति एवं सिद्धांत इस प्रकार है। यह दल लोकतांत्रिक उपायों में विश्वास रखता है। यह दल आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना चाहता है। यह दल शोषण का विरोधी है। यह दल लोकसभा का विरोधी है। यह दल साम्राज्यवाद का भी विरोधी है। यह दल राज्यों के पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखता है। यह दल राज्य का विशेष विरोधी नहीं है क्योंकि राजतंत्र ने लोकतंत्रीय रूप धारण कर लिया है। यह समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है। इस प्रकार श्रमिक दल की विदेश नीति काफ़ी उदार रही है। उसने उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों का विरोध किया है। दल में शांतिवादियों की संख्या सदैव बहुत ज़्यादा रही है और श्रमिक दल का संगठन संघीय आधार पर किया जाता है। इसमें श्रमिक संघ, समाजवादी सभाएं जिसमें फेबियन सोसाइटी, समाजवादी वकीलों की सोसाइटी, श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा आदि प्रमुख है। इस प्रकार श्रमिक दल लोकतंत्रीय उपायों में विश्वास रखता है। आइए अब हम ब्रिटेन में चलने वाले अन्य राजनीतिक दलों का भी वर्णन करते हैं। वर्तमान में उपयुक्त 3 दलों का संसद में प्रतिनिधित्व है, परंतु समय समय पर अन्य दल भी अस्तित्व में रहते हैं, जैसे साम्यवादी दल के सदस्यों और कॉमनवेल्थ पार्टी भी अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार ब्रिटेन में इन 3 दलों के अलावा अन्य दल भी रहे हैं। इस प्रकार हमने ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का आज अध्ययन किया और राजनीतिक दलों के प्रकार, राजनीतिक दलों की विशेषताओं का भी हमने अध्ययन किया। अब हम ब्रिटिश दल प्रणाली और अमेरिका दल प्रणाली दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नंबर 1, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रथा है जबकि अमेरिका में 2 दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर होता है। अमेरिकी दलों में ब्रिटेन की भांति कठोर संगठन में अनुशासन का भाव है। ब्रिटेन के दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद पाया जाता है जबकि अमेरिका दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद है। अमेरिका में दल हितों के गुट हैं, व सिद्धांतों के समूह नहीं हैं। नंबर 4, ब्रिटेन के दोनों दलों का कार्यक्रम एवं नीतियाँ निश्चित है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते हैं। ब्रिटेन दल व्यवस्था के संगठन का आधार केंद्रीयकरण का सिद्धांत है, जबकि अमेरिकी दलों का संगठन ढीला ढाला होता है और केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में लिंग कम रहता है। इस प्रकार हम आज के अध्ययन में ब्रिटेन की दलीय प्रणाली और ब्रिटेन में किस प्रकार के दल काम करते हैं और उनकी क्या विशेषता है तथा ब्रिटिश तथा अमेरिकी दल प्रणाली में क्या अंतर है, इसका आज हमने अध्ययन किया। अगले चैप्टर में या अगले अध्याय में हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करेंगे और अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।